लोगों ने बबल हाइपोथेसिस का नाम सुना है और इस हाइपोथेसिस में हमें क्या पढ़ना है? बहुत ही आसान है। बबल हाइपोथेसिस, ठीक है। बबल हाइपोथेसिस की यदि हम लोग बात करें तो इसको प्रपोज्ड बाई और वॉटसन क्रिक में आप लोग नाम जानते होंगे, इसको क्रिक ने प्रपोज्ड किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्रिक ने दिया, वॉटसन एंड क्रिक जो डीएनए मॉडल है उसमें जो क्रिक है, तो बबल हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो क्रिक ने स्टैब्लिश किया। अब यहां पर क्वेश्चन समझ लो पहले, बबल हाइपोथेसिस एक्चुअली में है क्या? बहुत ही आसान है और बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं आप उस पर ध्यान देंगे तो इजीली समझ जाएंगे। और यहां से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़ा सा आसान नहीं होते, बहुत आसान होते क्वेश्चन, लेकिन आपने सही से नहीं समझा तो आपके लिए आसान नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन आप ये समझें कि हमारी सेल में यदि हम लोग अमाइनो एसिड्स की बात करें तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसलेशन में। तो अमाइनो एसिड्स 20 हैं। यदि मैं टीआरएनए की बात करूं तो टीआरएनए मिनिमम 32 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, टीआरएनए होते हैं। और तीसरे पॉइंट पर जब हम लोग आते हैं तो हमारी सेल में 61 कोडॉन्स होते हैं, 61 कोडॉन्स होते हैं। अब जरा इस रिलेशन को आप सभी लोग समझिएगा। तो 20 अमाइनो एसिड हैं, 30 मोर देन 30 टीआरएनए है, 32 टीआरएनए मिनिमम होने चाहिए और 61 कोडॉन है। तो कोडॉन का नंबर बहुत ज्यादा है और जो टीआरएनए का नंबर है वो बहुत कम है। कोडॉन का नंबर ज्यादा है और जो टीआरएनए है उनका नंबर बहुत कम है। और ये हमें पता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए हो सकते हैं, एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको हम लोगों ने कोडॉन डीजनरेसी कहा था, कोडॉन डीजनरेसी। तो कोडॉन डीजनरेसी हमें यह बताता है कि एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडॉन हो सकते हैं, जैसे सेरीन और आप लोग सेरीन अमाइनो एसिड के बारे में जानते हैं, उसके 6 कोडॉन्स थे। आइसोल्यूसिन के लिए जो कोडॉन्स थे वो 3 थे। केवल 2 ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, जिनके पास केवल एक कोडॉन है, नहीं तो 2 कोडॉन बहुत सारे अमाइनो एसिड के पास है। एक अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन, इसके पास 3 है, ठीक है। कई सारे अमाइनो एसिड 4 हैं और इसके बाद 3 अमाइनो एसिड हैं जिनके अपने 6 कोडॉन्स हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि टीआरएनए का नंबर तो कम है, टीआरएनए 32 है और कोडॉन 61 है, लगभग हर टीआरएनए को 2 कोडॉन रिकॉग्नाइज करने हैं यदि मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें। तो टीआरएनए नंबर कम है और कोडॉन का नंबर ज्यादा है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो एमआरएनए में कोडॉन प्रेजेंट है और ट्रांसलेशन के समय जैसे एमआरएनए में प्रेजेंट है AUG, और जब टीआरएनए आएगा तो टीआरएनए का एंटी कोडॉन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, तो UAC ये एंटी कोडॉन टीआरएनए का होगा। टीआरएनए का एंटी कोडॉन कुछ इस तरीके से आकर के यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और इसी टीआरएनए के साथ अमाइनो एसिड लिंक होगा और ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री बन रही है एमआरएनए और टीआरएनए के बीच में। तो देखिए ये कोडॉन है और ये वाला जो पोर्शन है ये एंटी कोडॉन है।
तो टीआरएनए का नंबर कम है और कोडॉन्स का नंबर ज्यादा है, तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि कैसे कम नंबर के टीआरएनए, हाउ लेस नंबर ऑफ टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर नंबर ऑफ कोडॉन्स। आप मेरा सब लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? नहीं, अमाइनो ट्रांसफरेज नहीं होगा, वो डाइसल्फ्यूरेज एंजाइम होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, जो एंजाइम आपने पूछा है वो डाइसल्फ्यूरेज होता है। जो एंजाइम है वो डाइसल्फ्यूरेज एंजाइम होता है। पूनम का क्वेश्चन था जो टीआरएनए पर सेलेनोसिस्टीन सेरीन का सेलेनोसिस्टीन में कन्वर्जन करेगा वो डाइसल्फ्यूरेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी पॉइंट पर आते हैं। बबल हाइपोथेसिस मैं समझा रहा हूं और बबल हाइपोथेसिस एक्चुअल क्या कहता है या बबल हाइपोथेसिस किस पजल को सॉल्व करता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका आंसर बबल हाइपोथेसिस हमें प्रोवाइड करता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये था कि बहुत ही स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है कोडॉन और एंटी कोडॉन का। प्रोटीन ट्रांसलेशन बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस है, बहुत ही स्पेसिफिक जो है प्रक्रिया है, और वहां पर कोडॉन और एंटी कोडॉन का इंटरेक्शन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। जिस अमाइनो एसिड का कोडॉन हो उसी अमाइनो एसिड का जो टीआरएनए है वो वहां आकर के लिंक हो। क्वेश्चन ये उठता था कि टीआरएनए का नंबर सेल में कम होता है और कोडॉन्स का नंबर सेल में ज्यादा होता है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो 20 तरह के होते हैं और उन 20 तरह के अमाइनो एसिड्स को कैरी करने के लिए लगभग 32 या 40 इस तरह के टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं। एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा टीआरएनए हो सकता है, लेकिन कैसे कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि टीआरएनए का नंबर कम है लेकिन कोडॉन्स का नंबर ज्यादा है, फिर भी कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और प्रोटीन ट्रांसलेशन में जो स्पेसिफिसिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती और प्रोटीन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक भी हो रहा है। ऐसा कैसे संभव है? इस क्वेश्चन का आंसर देता है बबल हाइपोथेसिस। तो बबल हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कैसे कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और कर लेते हैं। हाउ लेस नंबर ऑफ टीआरएनए रिकॉग्नाइजेस ग्रेटर नंबर ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट इन एमआरएनए। ये बबल हाइपोथेसिस हमें आंसर देता है और कैसे रिकॉग्नाइज करता है इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन था वो क्रिक ने प्रेजेंट किया और जिसको हम लोग बबल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं बबल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है बबल हाइपोथेसिस, आप समझ सकते हैं बबल हाइपोथेसिस क्या कहता है। तो बबल हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स हाउ लेस नंबर ऑफ टीआरएनएस और ए टीआरएनए, यहां से आप आगे जानेंगे एक टीआरएनए कितने कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो बबल हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करता है हाउ लेस नंबर ऑफ टीआरएनएस कैन रिकॉग्नाइजेस लार्ज नंबर ऑफ कोडॉन्स, जो नंबर में ज्यादा है कोडॉन्स उनको कैसे रिकॉग्नाइज करता है, इसका डिस्क्रिप्शन देता है बबल हाइपोथेसिस। तो बबल हाइपोथेसिस हमें इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है कि कैसे कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, यदि हम इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं तो कहता है पेयरिंग बिटवीन कोडॉन एंड एंटीकोडॉन एट फर्स्ट 2 कोडॉन पोजीशंस, जो कोडॉन की 2 पहली पोजीशन होती है। जब मैंने आपको कोडॉन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपसे कहा कोडॉन को हमेशा 5:3 डायरेक्शन में लिखते हैं। जैसे जो एक कोडॉन है उसको हम लोगों ने लिखा हुआ है AUG में, आप ऐसा समझ लें ये कोडॉन है जिसको हम लोगों ने AUG में लिखा हुआ है। तो ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है। एमआरएनए में प्रेजेंट होता है कोडॉन, तो ये एक कोडॉन
3 न्यूक्लियोटाइड का होता है, ये कोडॉन है। और कोडॉन को हमेशा 5:3 डायरेक्शन में लिखते हैं। तो ए और यू पहली पोजीशन है कोडॉन की। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो पहली और दूसरी पोजीशन है कोडॉन की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 2 कोडॉन पोजीशन, फर्स्ट 2 कोडॉन पोजीशन ऑलवेज स्टैंडर्ड, ऑलवेज मेक स्टैंडर्ड, यहां पर ऑलवेज मेक स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग या वॉटसन क्रिक पेयरिंग, ठीक है, ऑलवेज मेक स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक पेयरिंग, ठीक है। यहां पर हमेशा स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक पेयरिंग होगी एंटीकोडॉन से, बट दैट एक्सेप्शनल बबल, बबल मतलब होता है फ्रीडम, लेकिन जो ये थर्ड पोजीशन है यहां पर इस कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड को फ्रीडम है कि वो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग भी कर सकता है, ठीक है। बट दैट एक्सेप्शनल बबल, बबल मतलब फ्रीडम, नॉन वॉटसन क्रिक पेयरिंग अकर्स एट द थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पर नॉन वॉटसन क्रिक पेयरिंग हो सकती है। तो बबल हाइपोथेसिस में क्रिक ने यह बताया कि किसी भी कोडॉन में, जैसे मैं यहां पर GUC ले लूं, किसी भी कोडॉन में जो पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, उनको हमेशा स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग करनी होगी एंटीकोडॉन से। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया यदि ये ग्वानिन है तो ये साइटोसिन से ही पेयरिंग कर सकता है, यदि ये यूरेसिल है तो ये एडेनिन से पेयरिंग करेगा। लेकिन जो तीसरी पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन का, उसके पास फ्रीडम है कि वो नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग कर सकता है, दूसरे अमाइनो एसिड से भी पेयरिंग कर सकता है। ये हमें बताया बबल हाइपोथेसिस में क्रिक ने। क्या आप सभी लोग यहां तक इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग इस पॉइंट को यहां तक समझ पा रहे हैं? सुमति यस, रजनी यस, शिवम, शिवानी यस, ठीक है, श्रद्धा यस। आप सभी लोग पहले तो ये समझ लें, मैं फिर उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। बबल हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कैसे कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए क्रिक ने ये बताया जो कोडॉन की पहली 2 पोजीशन है, किसी भी कोडॉन की जो पहली 2 पोजीशन होती हैं, अर्थात पहले के जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो हमेशा स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक पेयरिंग करते हैं। जैसे यहां पर यदि एडेनिन है तो ये पेयरिंग हमेशा यूरेसिल से करेगा, और यूरेसिल है तो एडेनिन से करेगा, अर्थात पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग स्टैंडर्ड होगी। लेकिन जो तीसरी पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है वो बबल पोजीशन है, वो बबलिंग पॉइंट पर है, अर्थात बबल का मतलब यहां फ्रीडम है। बबल का मतलब यहां पर फ्रीडम से है कि वो फ्री है, वो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग भी कर सकता है, जिसे हम नॉन वॉटसन क्रिक पेयरिंग कह सकते हैं। ठीक है, राहुल का भी आंसर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान दें, मैं इसी पॉइंट को यहां डिस्कस कर रहा हूं। देखिए ये कोडॉन और एंटीकोडॉन का स्ट्रक्चर है, कोडॉन और एंटीकोडॉन स्ट्रक्चर है। ये कोडॉन की पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन और ये तीसरी पोजीशन है। ये टीआरएनए मॉलिक्यूल है, ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप है, एंटीकोडॉन लूप। देखिए यहां पर एंटीकोडॉन लूप के जो लास्ट के 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स यहां पेयरिंग में हैं। ये इन्होंने यहां पर पेयरिंग बनाया हुआ है। तो हम लोग हमेशा कोडॉन को रीड करते हैं 5:3 डायरेक्शन में, कोडॉन को रीड करते हैं 5:3 डायरेक्शन में।
जब हम टीआरएनए की बात करेंगे तो टीआरएनए की यदि पोलैरिटी देखें तो ये इसका 5 प्राइम है और ये इसका 3 प्राइम है। टीआरएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो पेयरिंग कर रहे हैं, ये यूरेसिल है, ये एडेनिन है और ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड है। आप समझ सकते हैं, ग्वानिन है। यदि हम कोडॉन की बात करें तो ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, थर्ड पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है ये थर्ड पोजीशन पर AUC, तो C थर्ड पोजीशन पर है। जबकि टीआरएनए में आएंगे तो देखिए 5 प्राइम है, अर्थात जो ग्वानिन है ये 5 प्राइम का न्यूक्लियोटाइड है और यूरेसिल 3 प्राइम का न्यूक्लियोटाइड है। तो कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, या मैं यहां पर बात करूं एक mRNA और एक टीआरएनए के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो एक टीआरएनए के बीच में इंटरेक्शन होता है वो हमेशा एंटी पैरेलल होता है। ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए और mRNA के बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री बनती है कोडॉन और एंटीकोडॉन के लेवल पर, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल होती है। ये यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये एंटी पैरेलल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल है। अब इसी एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री को समझना है। तो ये कोडॉन और एंटीकोडॉन लिंकिंग है। कोडॉन की जो थर्ड पोजीशन है, अब मैं इसी पॉइंट को यहां पर आपके साथ दोबारा इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं। जो कोडॉन की पहली और दूसरी पोजीशन है वो तो स्टैंडर्ड पेयरिंग करती है, लेकिन ये जो थर्ड पोजीशन है, जो हम लोग थर्ड पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये जो पोजीशन है इसे हम लोग बबल पोजीशन कहते हैं। इसे कहते हैं बबल पोजीशन। और यदि हम बबल पोजीशन की बात करें तो कोडॉन का थर्ड प्राइम न्यूक्लियोटाइड थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन, आपको ध्यान रखना है, एंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन। देखिए जो बबल पोजीशन है उसमें तीसरा न्यूक्लियोटाइड है कोडॉन का, अर्थात कोडॉन की थर्ड प्राइम का न्यूक्लियोटाइड है। एक कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और हमेशा हम लोग 5:3 डायरेक्शन में लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखा है AUC, तो ये थर्ड पोजीशन। तो हमेशा बबल पोजीशन में कोडॉन का तीसरा न्यूक्लियोटाइड अर्थात थर्ड प्राइम से जब आएंगे तो पहला, तो कोडॉन का तीसरा और एंटीकोडॉन का पहला न्यूक्लियोटाइड ये बबल पोजीशन पर है, अर्थात ये नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग कर सकते हैं। जबकि कोडॉन के पहले 2 न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम से और टीआरएनए से जब हम लोग चलेंगे तो टीआरएनए में ये जब क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं जो स्टैंडर्ड पेयरिंग करेंगे, तो 5 प्राइम का पहला न्यूक्लियोटाइड छोड़ करके बाकी 2 न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड पेयरिंग में जाएंगे। तो बबल पोजीशन क्या है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये बबल पोजीशन है कोडॉन की थर्ड पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड और एंटीकोडॉन की पहली पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड जो पेयरिंग करता है उसे हम बबल पोजीशन कहते हैं। बबल मतलब फ्रीडम, और यहां फ्रीडम है, आपको ये ध्यान रखना है। अब कितना फ्रीडम है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स जो थर्ड पोजीशन पर होते हैं अर्थात बबल पोजीशन में होते हैं एंटीकोडॉन के, वो जरूरी नहीं कि नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग करें ही, वो भी स्टैंडर्ड पेयरिंग करते हैं और नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग भी कर सकते हैं। क्या आप सभी लोग बबल पोजीशन
को पहचान गए हैं। बबल पोजीशन में टीआरएनए का कौन सा न्यूक्लियोटाइड है और एमआरएनए में कोडॉन का कौन सा न्यूक्लियोटाइड बबल पोजीशन पर होता है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? बबल पोजीशन में टीआरएनए के एंटी कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड और एमआरएनए के कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड कौन होगा? क्या आप इसको सब लोग समझ गए हैं? सुमति यस, प्रियंका, रजनी, श्रद्धा, रजनी, अलसिफा, सोनाली, ठीक है, सभी लोग यस बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो, और क्योंकि मैं आगे चल रहा हूं जहां से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। लता का भी आंसर यस है। सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मैं इसको समराइज कर देता हूं, बहुत आसान है, मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं। शिवानी का भी आंसर है, ठीक है। अब सभी लोग मुझे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। बबल हाइपोथेसिस हमें ये बताता है कि हमारे टीआरएनए या कोई एक टीआरएनए, कोई हमें एक टीआरएनए दे दे और हमसे पूछा जाए वो कितने कोडॉन्स रिकॉग्नाइज कर सकता है। इस रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी, ये रिकॉग्निशन का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें देता है बबल हाइपोथेसिस। तो गिवन टीआरएनएज या हमारी सेल में जो नंबर ऑफ टीआरएनए वो कम है, कोडॉन्स ज्यादा हैं, तो कैसे कम नंबर के कोडॉन्स ज्यादा कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर हमें देता है बबल हाइपोथेसिस। और बबल हाइपोथेसिस में हमें क्रिक ने यह बताया कि कोडॉन के पहले के दो न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड पेयरिंग करते हैं। इसका मतलब यह हो गया एंटीकोडॉन के पहले न्यूक्लियोटाइड को छोड़ करके, अर्थात 3 प्राइम के दो न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड पेयरिंग करते हैं एंटीकोडॉन में। तो यदि कोडॉन के पहले दो न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड पेयरिंग करते हैं तो एंटीकोडॉन के लास्ट के दो न्यूक्लियोटाइड स्टैंडर्ड पेयरिंग में आएंगे, क्योंकि एंटी पैरेलल पेयरिंग होती है। और उन्होंने आगे कहा कि कोडॉन का जो तीसरी पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है, अर्थात एंटीकोडॉन का जो पहली पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है, इनके पास फ्रीडम है, ये बबल पोजीशन है और ये नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को रिपीट कर रहा हूं, सभी लोग समझ गए होंगे। ये नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग कर सकते हैं और इसी पोजीशन को हम लोग बबल पोजीशन कहते हैं। यहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहां तक अभी पढ़ा है। अब बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि एक टीआरएनए कितने कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा, इसका डिसीजन कैसे हो। सभी लोग यहां पर ध्यान दें, जो मैं क्वेश्चन यहां पर बोल रहा हूं यही हमारा मुख्य जो है या मेन पार्ट है, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे टीआरएनए कितने कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। यही तो आपको जानना है कैसे डिसीजन होता है। तो आप सभी लोग यहां पर बेसिकली जो मैं बोल रहा हूं उसी पर ध्यान दें। कई बार स्टूडेंट्स यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा मिस कर जाते हैं और क्लियरली वो समझ नहीं पाते हैं बबल हाइपोथेसिस कैसे डिफाइन करें। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि एक टीआरएनए कितने कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, तो हमें टीआरएनए की जो पहला जो न्यूक्लियोटाइड है 5 प्राइम एंड पर, या हम ये कहें टीआरएनए का जो बबल पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है, वो डिसाइड करेगा वो कितने कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। मैं इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हमारा क्वेश्चन ये था, बबल हाइपोथेसिस हमें आंसर दे रहा था कि टीआरएनए या एक टीआरएनए कितने कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। इसका आंसर भी हमें टीआरएनए से मिलेगा, ना कि कोडॉन से मिलेगा। और इसका फैसला करने के लिए हमें देखना होगा कि एंटीकोडॉन में, अर्थात टीआरएनए के एंटीकोडॉन में जो पहला 5 प्राइम का न्यूक्लियोटाइड है वो कौन है।
और वहां से हम डिसीजन ले पाएंगे वो कितने कोडॉन्स रिकॉग्नाइज कर सकता है वो टीआरएनए। चलिए इसी पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो बबल कॉन्सेप्ट था उसके साथ भी जुड़ा है, तो कॉन्सेप्ट भी वही है, उसी का आंसर भी हम लोग देने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, जब हम लोग बबल हाइपोथेसिस में आते हैं तो क्रिक ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सजेस्ट किया। ठीक है, जैसे क्रिक सजेस्टेड एज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर पेयरिंग बिटवीन द थर्ड बेस, देखिए वही आ गया, थर्ड बेस ऑफ द कोडॉन एंड फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडॉन, जिसको हम बबल पोजीशन कहते हैं। इन्होंने कुछ हमें सजेशन दिए पेयरिंग के बबल पोजीशन को लेकर के। पहला, द फर्स्ट टू बेसेस ऑफ कोडॉन ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्ग वाटसन-क्रिक पेयरिंग टू करेस्पॉन्डिंग एंटीकोडॉन, ठीक है, ऑफ टीआरएनए। आप ये लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कोडॉन है, ठीक है, कोडॉन के पहले जो दो बेस हैं वो स्ट्रॉन्ग वाटसन-क्रिक पेयरिंग बनाते हैं एंटीकोडॉन के साथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एंड जब ये स्ट्रॉन्ग पेयरिंग बनाएंगे, परफेक्ट पेयरिंग बनाएंगे, तो जो मोस्ट ऑफ दी कोडिंग स्पेसिफिसिटी है उसको भी कंफर्म करेंगे। अर्थात जो बबल पोजीशन है वो फ्रीडम है, वहां पर वो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग कर सकता है, तो वो स्पेसिफिसिटी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब आगे देखते हैं, द फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन का फर्स्ट बेस अर्थात जो बबल पोजीशन पर है, डिटरमाइंस वेदर ए पर्टिकुलर टीआरएनए मॉलिक्यूल रीड 1, 2 और मैक्सिमम 3 काइंड्स ऑफ कोडॉन्स। यही मैं आपसे पॉइंट अभी बोल रहा था कि कितने कोडॉन एक टीआरएनए रिकॉग्नाइज करेगा, उसका डिसीजन एंटीकोडॉन के 5 प्राइम जो 5 प्राइम का जो एंटीकोडॉन का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है 5:3 उसको भी लिखेंगे, तो एंटीकोडॉन का जो पहला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है जो बबल पोजीशन पर है, वो डिसाइड करेगा कि वो पर्टिकुलर टीआरएनए कितने कोडॉन को रीड कर पाएगा, 1 कर पाएगा, 2 कर पाएगा या मैक्सिमम 3। कोई भी टीआरएनए मैक्सिमम 3 ही कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। मैं इस पॉइंट को दोबारा पढ़ देता हूं, आप सभी लोग फिर समझे। बहुत ही आसान है और कुछ भी कॉन्सेप्ट कठिन नहीं है। आप बबल पोजीशन आप समझ गए हैं। बबल पोजीशन कौन है, कोडॉन का कौन सा न्यूक्लियोटाइड, एंटीकोडॉन का कौन सा न्यूक्लियोटाइड बबल पोजीशन पर है, इसे आप समझ रहे हैं। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जो कोडॉन्स हैं एक टीआरएनए के द्वारा कितने रीड किए जा सकते हैं, उसका हमें आंसर देना होगा। उसी आंसर को देखिए यहां से डिफाइन किया जा रहा है, द फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन डिटरमाइंस वेदर ए पर्टिकुलर टीआरएनए मॉलिक्यूल रीड 1, 2 और मैक्सिमम 3 काइंड्स ऑफ कोडॉन। अर्थात यदि आपको यह फैसला करना हो कि एक टीआरएनए कितने कोडॉन्स को रीड कर सकता है, जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो आपको टीआरएनए का जो पहला एंटीकोडॉन का जो पहला बेस है उसे आपको चेक करना होगा। आप वहां से उसका आंसर दे सकते हैं। कई बार कोडॉन से स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जब ये आंसर देंगे कि एक टीआरएनए कितने कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करेगा, तो हमें टीआरएनए की बबल पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड को ही देखना होगा। ठीक है, अब क्या देखेंगे यहां पर, यह हो सकता है कि या तो वो 1 रिकॉग्नाइज करे अर्थात वो परफेक्ट पेयरिंग वो भी करे, या फिर वो परफेक्ट ना करे। तो जो बबल पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है एंटीकोडॉन में, उसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि वो भी परफेक्ट पेयरिंग करे जैसे 2 उसके बाद वाले कर रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन उसके पास यह है कि वो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग करे। तीसरा ऑप्शन हो नहीं सकता है कि नहीं भैया हम कुछ नहीं करेंगे। तो दोनों
कंडीशंस हो सकती। यदि उसने भी बबल पोजीशन का जो एंटीकोडॉन का न्यूक्लियोटाइड है, यदि उसने भी परफेक्ट पेयरिंग करी, तो फिर केवल एक ही कोडॉन का रिकॉग्निशन होगा, वो दो कोडॉन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। देखिए, बबल पोजीशन का मतलब है कि उसको वहां पर रिलेटिव फ्रीडम है कि वो एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के साथ नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग कर ले। लेकिन जरा ध्यान दें, बबल पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड का ये एक जो इसेंशियल या ये कहें कि उसका एक्सक्लूसिव फंक्शन नहीं है कि वो केवल नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग करे, वो भी स्टैंडर्ड पेयरिंग कर सकता है। और यदि उसने स्टैंडर्ड पेयरिंग करी तो फिर वो एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि बबल पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड भी स्टैंडर्ड पेयरिंग कर रहा है, बाकी के दो तो करते ही हैं। तो तीसरे ने भी कर ली स्टैंडर्ड पेयरिंग, तो केवल एक कोडॉन रिकॉग्निशन। और यदि उसने नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग करी तो फिर वो एक से ज्यादा कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, अब ये सिचुएशन आती है, आपका क्वेश्चन ये हुआ कि अब मुझे ये बताइए कि कब वो स्टैंडर्ड करेगा और कब नॉन स्टैंडर्ड करेगा, कब स्टैंडर्ड करेगा, कब वो नॉन स्टैंडर्ड करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि एंटीकोडॉन का न्यूक्लियोटाइड, सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे, यदि एंटीकोडॉन का जो फर्स्ट प्राइम एंटीकोडॉन की बबल पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड, एंटीकोडॉन की बबल पोजीशन का जो न्यूक्लियोटाइड है वो एडेनिन या फिर साइटोसिन हुआ। एंटीकोडॉन की पोजीशन, जो एंटीकोडॉन की बबल पोजीशन है, अर्थात बबल पोजीशन का जो न्यूक्लियोटाइड है एंटीकोडॉन का, यदि वो एडेनिन या साइटोसिन हुआ तो ये हमेशा स्टैंडर्ड वाटसन क्रिक पेयरिंग करेगा। स्टैंडर्ड पेयरिंग अर्थात यहां पर भी परफेक्ट पेयरिंग होगी, नो बबलिंग, कोई फ्रीडम नहीं। यदि टीआरएनए के बबल पोजीशन का, जो एंटीकोडॉन में बबल पोजीशन है पहला न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम का, यदि वो एडेनिन या साइटोसिन है, बाकी को दो तो करते ही हैं, बाकी के जो दो उसके न्यूक्लियोटाइड बच रहे हैं 3 प्राइम एंड की तरफ, वो तो नॉन स्टैंडर्ड, वो तो स्टैंडर्ड पेयरिंग ही करते हैं, उन पर तो कोई बबलिंग है नहीं, कोई फ्रीडम है नहीं। केवल पहला न्यूक्लियोटाइड ही एंटीकोडॉन का था जो बबल पोजीशन पर था, उसके पास रिलेटिव फ्रीडम थी। उस केस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके पास भी फ्रीडम नहीं होगी। यदि वहां पर एडेनिन और साइटोसिन है तो नो फ्रीडम, और ये केवल एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा, दो कोडॉन रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। मैं इस स्ट्रक्चर को यहां पर बना रहा हूं और आप लोग समझ जाएंगे, बहुत इजी है इसको बताना। मेरे पास एक टीआरएनए है और टीआरएनए का ये 5 प्राइम, या मैं इसको यहां पर 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। आप जरा ध्यान दें, ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप है, ये एंटीकोडॉन है। यदि आप देखें तो ये 5 प्राइम है और यहां पर मैं लाइन खींच दूं तो 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। 5 प्राइम का जो न्यूक्लियोटाइड है वो एडेनिन है। जरा देखिए, 5 प्राइम का न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडॉन का एडेनिन है, और एडेनिन होने का मतलब है नो फ्रीडम। ये टीआरएनए केवल रिकॉग्नाइज करेगा 1 कोडॉन, केवल एक कोडॉन ही रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो किसी भी टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में जो पहला एंटीकोडॉन का न्यूक्लियोटाइड है 5 प्राइम का, वो एडेनिन होगा। तो इस टीआरएनए की कैपेबिलिटी केवल एक कोडॉन रिकॉग्निशन की है। यदि यहां पर साइटोसिन होगा तब भी केवल ये एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा, जो करेस्पॉन्डिंग अर्थात परफेक्ट पेयरिंग होगी। आपको ये ध्यान रखना है। यहां तक सभी लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं यहां तक?
सभी लोग समझ रहे हैं? आप मुझे आंसर दें। सुमति यस, रजनी यस, अलसिफा यस, पुनीत, राहुल, ठीक है, सोनाली, पूनम, राहुल मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, श्रद्धा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, मैं दोबारा कर देता हूं। सभी लोग ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं। और मैं राहुल दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है। देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन ये कर रहा था कि बबल पोजीशन आप लोग समझ ही गए हैं, एक टीआरएनए कितने कोडॉन्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन तो एग्जाम में ये होगा कि हमें एक टीआरएनए दे दिया गया या हमें एक ओपन रीडिंग फ्रेम दे दिया गया एमआरएनए में, और हमसे पूछा गया इस ओपन रीडिंग फ्रेम को ट्रांसलेट करने के लिए हाउ मेनी टीआरएनएज आर रिक्वायर्ड, हमें कितने टीआरएनएज की जरूरत पड़ेगी। तो हम कैसे डिसाइड करें कि एक टीआरएनए एक कोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा या एक से ज्यादा करेगा। बबल हाइपोथेसिस यही डिस्क्राइब करता है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि किस तरह से कम नंबर के टीआरएनए ज्यादा नंबर के कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि पहले के दो जो कोडॉन के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो स्टैंडर्ड पेयरिंग करते हैं, और तीसरे पोजीशन का जो कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड है वो बबलिंग पोजीशन पर है, उसके पास फ्रीडम है, नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग कर सकता है। उसी तरह से क्योंकि कोडॉन पेयरिंग करता है एंटी कोडॉन से, तो एंटी कोडॉन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है वो बबलिंग पोजीशन पर है, उसके पास फ्रीडम है, बाकी 3' एंड के दो न्यूक्लियोटाइड्स वो परफेक्ट पेयरिंग करते हैं। मैं आपको यह समझा रहा था, अब मुझे आप सभी लोग ध्यान से सुने कि कोई टीआरएनए कितने कोडॉन रिकॉग्नाइज करेगा अपने एंटी कोडॉन के द्वारा, इसका डिसीजन होता है एंटी कोडॉन लूप में जो 5' का पहला न्यूक्लियोटाइड है, अर्थात जो बबल पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड है वो कौन है, उससे डिसाइड होता है वो कितने कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, रीड कर पाएगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जरूरी नहीं है कि टीआरएनए का जो 5' का न्यूक्लियोटाइड है एंटी कोडॉन में, अर्थात बबल पोजीशन का जो 5' न्यूक्लियोटाइड है टीआरएनए का, वो जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि वो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग करेगा, वो स्टैंडर्ड पेयरिंग भी करेगा। यदि उसने भी स्टैंडर्ड पेयरिंग कर ली तो इस टीआरएनए के तीनों न्यूक्लियोटाइड जो एंटी कोडॉन लूप में है, जो पेयरिंग करेंगे कोडॉन के साथ, वो स्टैंडर्ड पेयरिंग कर रहे हैं, इस वजह से उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, वो केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड रिकॉग्नाइज करेगा। उसके लिए मैंने आपको बताया यदि किसी टीआरएनए की 5 एंटी कोडॉन के 5' के न्यूक्लियोटाइड एंटी कोडॉन के 5' के न्यूक्लियोटाइड एडेनिन या साइटोसिन है, तो यहां पर स्टैंडर्ड पेयरिंग होगी नो फ्रीडम, नो फ्रीडम या नो बबलिंग। आप समझ लें, कोई बबलिंग नहीं होगी, कोई फ्रीडम नहीं होगा, अर्थात ये टीआरएनए केवल एक ही कोडॉन को रीड करेगा। तो वो मैंने यहां पर उदाहरण दिया आपको, देखिए यहां पर एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये टीआरएनए का एंटी कोडॉन का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और 5' का जो न्यूक्लियोटाइड है वो एडेनिन है। और एडेनिन और साइटोसिन आपको पता है यदि एंटी कोडॉन लूप में है 5' के न्यूक्लियोटाइड है तो नो बबलिंग, कोई भी बबलिंग नहीं होगी, परफेक्ट पेयरिंग होगी। ठीक है, अब अगले केस में आते हैं। अगला केस क्या होगा, यदि आपसे मैं कहूं एडेनिन और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बनाइए, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। यदि यूरेसिल और ग्वानिन है तो बबलिंग हो जाएगी, तो फिर नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग होगी। ये पायरिमिडीन है,
यूरेसिल क्या है? पायरिमिडीन। और पायरिमिडीन पेयरिंग किसके साथ करते हैं बताइए? प्यूरिन के साथ। तो ये पेयरिंग कर सकता है एडेनिन के साथ और ग्वानिन के साथ, अर्थात ये दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स के साथ पेयरिंग कर सकता है। और जब मैं ग्वानिन की बात करूं तो यूरेसिल के साथ ये पेयरिंग कर सकता है और साइटोसिन के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। तो यदि किसी टीआरएनए के 5 प्राइम एंटीकोडॉन का जो 5 प्राइम का न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल है तो फ्रीडम होगा, ग्वानिन है तो फ्रीडम होगा। और यदि उसके साथ आइनोसिन है तो फिर मैक्सिमम फ्रीडम उसको मिल जाएगा। इन्हीं केसेस को हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए मैं आगे रीड करता हूं और आप इसको समझ जाएंगे। चलिए देखिए, When the first base of एंटीकोडॉन, जब एंटीकोडॉन का पहला बेस एडेनिन या साइटोसिन है, जो मैंने अभी आपको केस बताए हैं, यदि एंटीकोडॉन का पहला बेस एडेनिन या साइटोसिन है, बेस पेयरिंग इज स्पेसिफिक, बेस पेयरिंग स्पेसिफिक होगी एंड ओनली वन कोडॉन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट टीआरएनए, और वो टीआरएनए केवल एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज कर पाएगा। देखिए जरा सभी लोग इस टीआरएनए को, इस टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में पहला न्यूक्लियोटाइड ए, सी और जी मैंने यहां पर लिख दिया है। ये 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है। ये एंटीकोडॉन लूप है। 5 प्राइम से चलेंगे तो ये हो गया 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। अब केवल ये एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज कर पाएगा, और जो कोडॉन होगा वो भी आप लोग समझ रहे हैं क्या होगा, क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो कोडॉन यहां पर यूरेसिल होना चाहिए, ये ग्वानिन हो गया, ये साइटोसिन, तो यूजीसी जो कोडॉन होगा ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जी, देखिए ये टीआरएनए का एंटीकोडॉन है, एंटीकोडॉन लूप है। यहां पर 5 प्राइम, 3 प्राइम और ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। यदि हम जी कोडॉन को देखें टीआरएनए को, तो 5 प्राइम पर साइटोसिन है। और अभी हम लोगों ने, मैंने आपको ये बताया, यदि एडेनिन और साइटोसिन पहला न्यूक्लियोटाइड है एंटीकोडॉन का, तो फिर कोई बबलिंग नहीं होगी, कोई नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग नहीं होगी, केवल स्टैंडर्ड पेयरिंग ही परमिटेड होगी। इस वजह से जिन टीआरएनए के एंटीकोडॉन में पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन या साइटोसिन होता है, वो केवल एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू बबल हाइपोथेसिस। तो ये दोनों टीआरएनए, ये टीआरएनए इसका एंटीकोडॉन लूप अलग है, उसका एंटीकोडॉन लूप अलग है, ये केवल एक ही कोडॉन, वन कोडॉन कैन रिकॉग्नाइज ओनली वन कोडॉन, और ए भी केवल एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज कर पाएगा, 2 कोडॉन ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी, मैं इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं और मैक्सिमम लोग इसको समझ रहे हैं। चलिए आपको ध्यान रखना है, टीआरएनए के एंटीकोडॉन का पहला न्यूक्लियोटाइड एडेनिन या साइटोसिन होगा तो नो बबलिंग, नो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग, केवल स्टैंडर्ड पेयरिंग, और ऐसी कंडीशन में ये टीआरएनए केवल एक ही कोडॉन रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दूसरा बता रहा हूं, और कितना आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब टीआरएनए पर कौन से न्यूक्लियोटाइड को रखा जाए, उसके एंटीकोडॉन पर 5 प्राइम का न्यूक्लियोटाइड हम कौन लगाएं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इन्हीं एडेनिन और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बना करके दूसरा केस ले चलते हैं। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल और साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल और ग्वानिन का केस लेते हैं। जरा देखिए, व्हेन द फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन का जो पहला बेस है वो यूरेसिल या फिर ग्वानिन हो, पेयरिंग इज लेस स्पेसिफिक। लेस स्पेसिफिक का मतलब हो गया यहां पर फ्रीडम आ गया है, ठीक है, फ्रीडम एंड 2 डिफरेंट, ठीक है, कोडॉन, जो कोडॉन से 2 डिफरेंट कोडॉन्स में बी रीड। यदि किसी टीआरएनए के
एंटीकोडॉन लूप में यूरेसिल या ग्वानिन है, जैसे तो यहां पर मैं UAC टीआरएनए में एंटीकोडॉन में मैंने पहला न्यूक्लियोटाइड लगाया है UAC। तो आप जरा ध्यान दें, जब ऐसी कंडीशन होगी, ये 5 प्राइम पोजीशन है टीआरएनए की, तो इसके पास जो पहली पोजीशन पर न्यूक्लियोटाइड है यहां फ्रीडम है, और फ्रीडम के साथ साथ ये कोडॉन को एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज कर सकता है, 2 कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये 5 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम होगा। यदि हम कोडॉन की बात करेंगे तो कोडॉन का यहां पर 5 प्राइम होगा, तो C का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, A का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, और इस U का कॉम्प्लीमेंट्री A होगा। तो एक तो कोडॉन ये हो गया, लेकिन यहां बबलिंग हो सकती है, तो दूसरा कोडॉन हो जाएगा GU, क्योंकि यूरेसिल है और ये एक पायरिमिडीन है, तो प्यूरिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है, तो यहां पर G भी आ सकता है। तो देखिए ये 2 कोडॉन ऐसे हैं जो ये टीआरएनए रिकॉग्नाइज करता है। यदि किसी टीआरएनए की बबल पोजीशन पर यूरेसिल है, तो ये कोडॉन में 2, जो थर्ड पोजीशन, जो कोडॉन की बबलिंग पोजीशन है, वहां पर 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड का रिकॉग्निशन कर सकता है, और वो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, यूरेसिल का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन हो सकता है या फिर ग्वानिन हो सकता है। तो देखिए यहां पर यदि टीआरएनए में यूरेसिल है तो ये 2 कोडॉन रिकॉग्नाइज कर लेगा इस एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग। एक होगा GUA और दूसरा होगा GUG। इस तरह से ये 2 कोडॉन रिकॉग्नाइज कर सकता है। आप फिर समझ लें, मैं उसी पॉइंट को दोबारा बता रहा हूं। टीआरएनए के 5 प्राइम का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, यदि वो यूरेसिल है या फिर ग्वानिन है, तो इनको फ्रीडम मिलती है और वो एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग कर सकता है। जैसे यूरेसिल पेयरिंग कर सकता है एडेनिन और ग्वानिन के साथ, ठीक है। उसी तरह से यदि मैं ग्वानिन को रखूं तो ग्वानिन पेयरिंग कर सकता है साइटोसिन और यूरेसिल के साथ। तो दूसरा मैं यहां पर टीआरएनए बना देता हूं जो ग्वानिन के अकॉर्डिंग होगा। ये टीआरएनए है GCA, ये 5 प्राइम है ये टीआरएनए का, और इसका एंटीकोडॉन लूप है GCA। ऐसी कंडीशन में ये टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर लेगा 2 कोडॉन को, ठीक है। और ये 3 प्राइम है, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होगा जो पेयरिंग होती है एंटीकोडॉन और कोडॉन की। तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरेसिल, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, और इस ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। एक कोडॉन ये होगा, एक कोडॉन ये, दूसरा कोडॉन UG, और ये C की जगह पर क्या आ सकता है, यूरेसिल आ सकता है, ये दूसरा कोडॉन होगा। इस तरह से ये टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 2-2 कोडॉन, क्योंकि इनके 5 प्राइम के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ग्वानिन है या फिर यूरेसिल है। इस तरीके से जिन टीआरएनए के 5 प्राइम एंटीकोडॉन लूप में एंटीकोडॉन का जो पहला न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल या फिर ग्वानिन होता है, वो 2-2 कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए तीसरे पर आते हैं। और यदि आइनोसिन हुआ, यदि किसी टीआरएनए के एंटीकोडॉन लूप में आइनोसिन प्रेजेंट होता है, एंटीकोडॉन लूप में आइनोसिन है, तो वो मैक्सिमम 3 कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, मैक्सिमम 3 कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये इसका 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और ये इसका एंटीकोडॉन लूप है। यदि एंटीकोडॉन लूप में 5 प्राइम पर आइनोसिन प्रेजेंट है, जैसे यहां पर आइनोसिन है, आइनोसिन को मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड आइनोसिन। तो
मैं इसको IAC लिख देता हूं। और जो आइनोसिन है ये पेयरिंग कर सकता है, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके साथ पेयरिंग कर सकता है? तो एडेनिन के साथ कर सकता है, साइटोसिन के साथ कर सकता है, यूरेसिल के साथ कर सकता है। तो जरा देखिए कौन कौन से कोडॉन्स है जिनके साथ ये रिकॉग्निशन कर सकता है। डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कौन कौन से कोडॉन्स हैं जिनके साथ पेयरिंग कर सकता है। यदि टीआरएनए के 5 प्राइम पर आइनोसिन है तो आइनोसिन इन 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग कर सकता है। इसके साथ जो है ये कह सकते हैं, इसकी फ्रीडम है कि ये 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को ये न्यूक्लियोटाइड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है। तो यहां पर ए और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री यू और साइटोसिन का जी, तो ये कोडॉन है। दूसरा कोडॉन हो जाएगा GU, देखिए ये एडेनिन है, दूसरा साइटोसिन भी लगा सकते हैं, ये दूसरा कोडॉन हो गया। यदि हम लोग तीसरे कोडॉन की बात करें तो GU और यहां पर U लगा सकते हैं, ये तीसरा कोडॉन हो गया। तो देखिए एक टीआरएनए, ये टीआरएनए 3 कोडॉन्स को रीड कर सकता है। यदि टीआरएनए के 5 प्राइम एंटीकोडॉन में 5 प्राइम का जो न्यूक्लियोटाइड है वो आइनोसिन हुआ तो ये 3 अलग अलग कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन इन कोडॉन्स में सिमिलैरिटी देखिए क्या है, पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड तीनों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के जो कोडॉन के 5 प्राइम के जो 2 न्यूक्लियोटाइड है उनमें से कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो फिर हमें टीआरएनए बदलना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने आपको 3 केस पढ़ाए हैं। यदि टीआरएनए के एंटीकोडॉन का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ए या सी है तो नो फ्रीडम। यदि यू या जी है तो फ्रीडम है। यूरेसिल बॉन्ड बना सकता है एडेनिन के साथ एंड सेकेंड इज ग्वानिन के साथ। यदि ग्वानिन है तो ये बॉन्डिंग कर सकता है साइटोसिन एंड सेकेंड इज यूरेसिल। और यदि पहला न्यूक्लियोटाइड आइनोसिन है तो आइनोसिन पेयरिंग कर सकता है एडेनिन के साथ, साइटोसिन के साथ एंड यूरेसिल के साथ। तो इस तरीके से 3 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड हमें एंटीकोडॉन में देखना है और ये ध्यान रखना है ए और सी में नो फ्रीडम। ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ तो हो जाएगा यू एंड जी। यू और जी है तो फ्रीडम मिलेगा, 2 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। यदि आइनोसिन होगा तो 3। इस तरह से एक टीआरएनए मैक्सिमम 3 कोडॉन्स को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है, इससे ज्यादा कोडॉन्स रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। कुछ पॉइंट आप और समझ लें जो जानना बेहद जरूरी है। पहला तो ये कोडॉन्स दैट डिफर इन आइदर ऑफ देयर फर्स्ट 2 बेसेस, ऐसे कोडॉन जो अपने पहले 2 बेस में डिफर करते हैं, ठीक है, मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिफरेंट टीआरएनए। एक टीआरएनए उन्हीं 2 अलग अलग कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो 2 कोडॉन अपने पहले 2 न्यूक्लियोटाइड में वेरी ना करते हो, केवल तीसरे पर वेरी करते हो। यदि पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स पर वेरिएशन हो गया तो फिर हमें अलग टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है द 2 कोडॉन्स दैट स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड and differ only at the 3rd position should be used the same tRNA। वो एक ही tRNA से वो प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, क्योंकि पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड्स कोडॉन के, जैसे एक अमाइनो एसिड है जिसके 2 कोडॉन है और उन दोनों कोडॉन के पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड दोनों में सेम है, केवल 3rd पोजीशन पर वेरिएशन है जो बबल पोजीशन पर आता है। तो ऐसी कंडीशन में उन दोनों अमाइनो एसिड के लिए एक ही टीआरएनए सफिशिएंट हो सकता है, वो उससे ठीक है रिकॉग्नाइज हो सकता है। अगला पॉइंट है ए मिनिमम 32 टीआरएनएस आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट ऑल 61 कोडॉन्स इंक्लूडिंग
इनिशिएटर टीआरएनए, उसमें इनिशिएटर भी टीआरएनए रखा गया है, 32 में इनिशिएटर टीआरएनए भी, अर्थात एक किसी भी सेल में मिनिमम 32 टीआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है कि वो मैक्सिमम जो 61 कोडॉन्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बबल हाइपोथेसिस का। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे आप और भी क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है यहां पर, आप इसको ध्यान दें, जो बबल हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट से है। ये हमारे पास एक एमआरएनए है, ये एक नीचे एमआरएनए है और ये एमआरएनए का ओपन रीडिंग फ्रेम है, ये एमआरएनए का एक ओपन रीडिंग फ्रेम है, ये इनिशिएशन कोडॉन है, ये एमआरएनए है जिसमें कोडॉन्स हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट गिवन ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ एन एमआरएनए। एक एमआरएनए का ये ओपन रीडिंग फ्रेम है, इसको ट्रांसलेट करने में हमें कितने टीआरएनए मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। ये एमआरएनए दिया गया है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एमआरएनए का है और हमसे पूछा गया है इसमें हमें कितने टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी इन कोडॉन्स को रीड करने के लिए, इस पूरे ओपन रीडिंग फ्रेम को रीड करने के लिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, तो आप जरा इसके कोडॉन्स पहले बनाइए। तो देखिए पहला कोडॉन AUG, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट बनाइए जिससे आपको पता चले कितने कोडॉन्स इसमें हैं। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 कोडॉन्स हैं। यदि आप इस पूरे ओपन रीडिंग फ्रेम को देखें तो 11 कोडॉन्स हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट गिवन ओपन रीडिंग फ्रेम, और 11 कोडॉन है। तो एक आंसर तो यह हो सकता है कि मुस्कुराएं और कहें कि 11 टीआरएनए चाहिए। ठीक है, कई लोग तो ऐसे होंगे कि सबसे पहले यही देखेंगे कि कितने कोडॉन्स हैं, काउंट कर लिया 11 कोडॉन्स हैं, अरे इतने ही टीआरएनए चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दिया। लेकिन हम लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कोडॉन्स हैं, हो सकते हैं जिनको एक ही टीआरएनए रीड कर ले। क्वेश्चन तो यहां से है कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे कोडॉन्स हो सकते हैं जिनको एक ही टीआरएनए रीड कर सकता है। अब आपको क्या करना है, अब जरा ध्यान दें, आपने यहां पर सेट बना लिया कोडॉन्स का। अब सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाना है, सभी लोग यहां पर ध्यान दें। अब सॉल्व करने का तरीका दूसरा ये होगा, कोडॉन तो आपने डिसाइड कर लिया, अब आप उन कोडॉन्स को पहले सर्च करें जिन कोडॉन्स के पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कॉमन है। ऐसे कौन कौन से कोडॉन है जिनके पहले 2 न्यूक्लियोटाइड सेम है, अलग अलग नहीं है। आपको ध्यान रखना है पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड के कौन कौन से हैं जिनके सेम है, आपको यह ध्यान रखना है। तो जरा देखिए AUG, यहां पर AG है, देन कोई ऐसा कोडॉन नहीं है जो इसके अलावा पाया जाता हो। ये कोडॉन बिल्कुल अलग है, इसके साथ कोई मैच नहीं कर रहा है। अब जरा देखिए GAC एंड GAU, ये 2 कोडॉन ऐसे हैं जिनके पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहे हैं। ठीक है, GAGC एंड AGU। अब उसके आगे आते हैं UCU, UCA, UCC, ये 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं और जिनके पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मैच कर रहे हैं। ये ग्रुप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा ग्रुप देते हैं, जो ग्रुप आता है CGA, CGA, CGU, अर्थात ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे हैं, 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जिनके पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं। चलिए दूसरे में आते हैं UAC एंड UCC, और लास्ट के 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जिनके कोडॉन्स आपस में मैच कर रहे हैं। इस तरीके से आपको यह ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स थे जिनके पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मैच कर रहे थे। मैं बहुत बेसिकली बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आप सभी लोग समझ जाएंगे। तो पहले तो हम लोगों ने कोडॉन काउंट कर लिए। कोडॉन काउंट करने के बाद हमने उन कोडॉन्स को भी ढूंढ निकाला जिनके पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे हैं, कॉमन है। ठीक है, जैसे यहां पर यदि हम देखें तो पहला एक ग्रुप आ रहा है AGC, AGC यहां पर है। इसके बाद AGU दूसरा है, एक ग्रुप ये आ गया, कोडॉन्स का एक ग्रुप ये है। यहां पर जो हम लोगों ने बनाया है ये वाला। दूसरा ग्रुप यदि हम देखें तो UCU है, UCU, UCA एंड लास्ट में UCC, ये एक दूसरा ग्रुप आ गया है। चलिए तीसरा ग्रुप देखते हैं GCA, तो ये है GCA, GCA, GCG, दूसरा GCG है और तीसरा GC, ठीक है CG, एक्चुअल में गलत हो रहा है, CGA, CGG एंड CGU, ये एक ग्रुप आ गया। यदि हम लास्ट वाले ग्रुप की बात करें तो UAC है एंड लास्ट इज UCC, ये ग्रुप आ गया। और यहां पर जो पहला है उसमें AUG है, AUG है। तो एक कोडॉन, 2 कोडॉन यहां पर हैं, ठीक है, टोटल 3, 3 6, 3 9 और 2 11, ये टोटल कोडॉन्स हो गए जो 11 कोडॉन्स हैं। अब जरा आप देखिए कितने टीआरएनए इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यदि मैं इस ग्रुप को उस ग्रुप को लेकर के चलूं तो यहां पर UAC एंड UCC थोड़ा सा गलत हो रहा है। UAC ये अलग है, हाँ ये अलग कोडॉन है, और UCC ये अलग कोडॉन है। UCC हाँ 2 कोडॉन ऐसे निकल रहे हैं, केवल कोडॉन को सर्च करना है। UCC यहां पर देखिए, ये UCC यहां पर है और यहां पर UCC लास्ट में है, अर्थात ये 2 कोडॉन तो एक साथ आ गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको रिकॉग्निशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड UAC और ये अलग कोडॉन हो गया। तो जरा देखिए, एक है AUG तो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, अर्थात 2 कोडॉन किसी के मैच नहीं कर रहे हैं, इसको हमें एक टीआरएनए चाहिए, एक टीआरएनए हमें इसके लिए चाहिए। जरा इसको देखें AGC और AGU, यदि हम लोग इसका एंटी कोडॉन बनाएं, ये 5 प्राइम हो गया और ये इसका 3 प्राइम हो गया। जरा इसका एंटी कोडॉन बना करके देखें तो ये हो गया U और ये हो गया C और ये हो गया G, UCG, ये टीआरएनए में बना रहा हूं। जरा ये देखिए टीआरएनए, ये टीआरएनए का एंटी कोडॉन हो गया। और आप जानते हैं G बबल पोजीशन में आता है, G जो इम्परफेक्ट पेयरिंग है, ठीक है, फ्रीडम है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, केवल A और C नहीं होने चाहिए, ठीक है। अर्थात एक ही टीआरएनए इन दोनों कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। यहां पर हमें एक टीआरएनए की जरूरत है, क्योंकि ग्वानिन
साइटोसिन को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, यूरेसिल को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, केवल एक कोडॉन चाहिए। चलिए इस जगह पर आते हैं और इसका एंटी कोडॉन बनाते हैं। इसका एंटी कोडॉन बनाएगा तो ये यूरेसिल है, ये एडेनिन हो जाएगा, ये साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा, और ये यूरेसिल है तो यहां पर एडेनिन हो सकता है, यहां पर एडेनिन हो सकता है। लेकिन जरा आप ध्यान दें, एडेनिन के बजाय यहां आइनोसिन भी तो हो सकता है, यहां पर आइनोसिन हो सकता है। तो यदि मैं इसको इस जगह पर आइनोसिन लगा दूं, इस टीआरएनए के एंड पर मैं आइनोसिन लगा दूं, तो आइनोसिन यूरेसिल को, एडेनिन को और साइटोसिन को, तीनों को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो यहां पर भी एक मिनिमम टीआरएनए से काम चल जाएगा, क्योंकि आइनोसिन का यदि एंटीकोडॉन में आइनोसिन हुआ पहली पोजीशन पर तो तीनों रिकॉग्नाइज कर लेगा। जरा इसमें आते हैं, इसमें जो ग्वानिन वाली पोजीशन है वो डिफरेंट है, ग्वानिन की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट आ रही है। यदि मैं यहां पर एक टीआरएनए बना दूं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो हो जाएगा जी सी और आई, तो जी सी आई का जो कोडॉन है वो इसे भी रिकॉग्नाइज कर लेगा और इसे भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। लेकिन हमें इसके लिए कोडॉन थोड़ा सा अलग चाहिए, तो यहां पर हमें 2 टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी, 2 टीआरएनए, और वो तो इसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा। और यूएसी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें एक अलग से टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। तो यदि हम ओवरऑल बात करें तो एक टीआरएनए यहां पर, दूसरा टीआरएनए यहां पर तीसरा टीआरएनए, यहां पर 2 टीआरएनए हो जाएंगे, तो 3 2 5 और टोटल हमें 6 टीआरएनए चाहिए। तो 6 टीआरएनए मॉलिक्यूल्स इस ओपन रीडिंग फ्रेम को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम यदि हम लोग बात करें तो अलग हो जाएगा, लेकिन हमें मिनिमम जो 6 टीआरएनए है यदि वो मिल जाएंगे तब भी हम लोग इस ओपन रीडिंग फ्रेम को ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यहां पर मैंने केवल ग्रुपिंग कर दिया है, केवल ग्रुपिंग कर दिया है, केवल कोडॉन्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। केवल जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, संभावित टीआरएनएस हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। जैसे हाउ मेनी डिफरेंट टीआरएनएस, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट गिवन ओपन रीडिंग फ्रेम। तो मैंने जो ओपन रीडिंग फ्रेम था उसमें पहले कोडॉन्स काउंट किए, कोडॉन्स में उन कोडॉन्स को अलग अलग किया जिनके जो पहले 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक जैसे हैं। देन इसके बाद ये संभावना देखी कि टीआरएनए के एंटीकोडॉन में कौन सा अमाइनो एसिड होना चाहिए जो उन सभी को एक साथ रीड कर सकता है। जैसे मैंने यहां पर आइनोसिन रख लिया, तो आइनोसिन क्या करेगा, यूरेसिल, एडेनिन और साइटोसिन, इन तीनों को रिकॉग्नाइज कर सकता है जो फ्रीडम पोजीशन पर है। तो इस वजह से एक ही हमें टीआरएनए की जरूरत पड़ेगी। चलिए दूसरा मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनएस आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट गिवन ओपन रीडिंग फ्रेम, गिवन ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ एन एमआरएनए। जो ये एमआरएनए दिया है उसके आप ओपन रीडिंग फ्रेम को कैसे, कितने टीआरएनए से ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, पहले तो कोडॉन ही बना लेंगे, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं। पहले आप कोडॉन बना लें, कोडॉन काउंट कर लेंगे। कोडॉन काउंट करने के बाद आपको उन कोडॉन्स को एक साथ लाना है जिनके पहले 2 न्यूक्लियोटाइड क्या हो, एक जैसे हो, पहले के 2 न्यूक्लियोटाइड एक जैसे हो। फिर आप ये देखिए कि यदि हम उन ग्रुप्स के कोडॉन को, एक ग्रुप जो हमने बना लिया कोडॉन का, उन ग्रुप के कोडॉन को हम कौन से टीआरएनए के 5 प्राइम का जो न्यूक्लियोटाइड है एंटीकोडॉन में वो कौन हो जो इन सभी कोडॉन को रीड कर सकता है। यदि वहां पर आइनोसिन होगा तो वो जो कोडॉन के लास्ट में जिनके पहले 2 न्यूक्लियोटाइड सेम है, एडेनिन, साइटोसिन या यूरेसिल जैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उन सभी को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो वहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं तो कल मैं इसे फिर सॉल्व करा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, जैसा मैंने पीछे आपको बताया है, ठीक है, आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे। और यहां पर क्वेश्चन वही रहेगा कि टीआरएनए का नंबर कितना होगा, कितने आपको टीआरएनए चाहिए इसको, इस ओपन रीडिंग फ्रेम को ट्रांसलेट करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका रहेगा, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं,
अभी तक अमाइनो एसिड एक्टिवेशन पढ़ा हुआ है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में हम लोगों ने पहला स्टेप पढ़ लिया है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, उससे रिलेटेड जो पॉइंट थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जब मैंने शुरू में ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताया तो ट्रांसलेशन को हम लोगों ने 4 स्टेप में डिवाइड कर लिया था। पहला स्टेप था अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, दूसरा स्टेप था इनिशिएशन, तीसरा स्टेप इलोंगेशन और चौथा स्टेप था टर्मिनेशन। चौथा स्टेप टर्मिनेशन था। तो अब हम लोग दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएशन। ट्रांसलेशन इनिशिएशन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास अब अगला टॉपिक है ट्रांसलेशन इनिशिएशन। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ट्रांसलेशन इनिशिएशन, सभी लोग यहां पर ध्यान दें। ट्रांसलेशन इनिशिएशन क्या है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फंक्शनल राइबोसोम असेंबली on initiation codon, initiation codon of mRNA। mRNA की जो पहला mRNA का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। जो mRNA का पहला इनिशिएशन कोडॉन है AUG, UAA, ये ओपन रीडिंग फ्रेम है। तो इस पोजीशन पर एक फंक्शनल राइबोसोम का असेंबल होना ही इनिशिएशन प्रोसेस है। अर्थात हमारे एमआरएनए के साथ जिस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना है उस एमआरएनए के ओपन रीडिंग फ्रेम पर जो पहला इनिशिएशन कोडॉन है उस कोडॉन पर एक फंक्शनल राइबोसोम का असेंबल होना। यदि एक से ज्यादा ट्रांसलेट करेंगे तो जब ये ट्रांसलेशन शुरू कर देगा इसके बाद दूसरा आएगा। तो फंक्शनल राइबोसोम का असेंबल होना इनिशिएशन कोडॉन पर ही डिस्क्राइब करता है ट्रांसलेशन इनिशिएशन। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शनल राइबोसोम को असेंबल करते हैं एमआरएनए के इनिशिएशन कोडॉन पर। क्वेश्चन ये उठता है कि ये बहुत आसान है क्या, या अचानक राइबोसोम आकर के बाइंड कर जाएगा, या क्या प्रोसेस होगा। इसी तरह से तो हमें जानना है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनिशिएशन का प्रोसेस स्टेप वाइज कंप्लीट होता है। ये अचानक एक फंक्शनल राइबोसोम के बाइंड होने से प्रक्रिया शुरू नहीं होती या कंप्लीट नहीं होती। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन में पहले तो आप ये जान ले होना क्या है। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन में एक फंक्शनल राइबोसोम इनिशिएशन कोडॉन पर असेंबल होना है और ये असेंबली स्टेप वाइज है और उसी को हमें जानना है कि वो किस तरह से स्टेप वाइज मैनर में ये असेंबल होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये समझ लें, राइबोसोम बना होता है स्मॉल सब यूनिट एंड सेकेंड इज लार्ज सब यूनिट। और जनरली स्मॉल और लार्ज सब यूनिट अलग अलग होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में अलग अलग होती हैं। राइबोसोम में सब यूनिट्स जनरली अलग अलग होती हैं। जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है तभी वो सब यूनिट्स आकर के एक दूसरे से बाइंड होती हैं और एक फंक्शनल राइबोसोम असेंबल होता है। अर्थात आप यहीं पर जानेंगे किस तरीके से स्मॉल और लार्ज सब यूनिट्स एक दूसरे से लिंक होकर के फंक्शनल राइबोसोम बनाती हैं। यह टॉपिक हमें इनिशिएशन में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक पॉइंट थोड़ा और क्लियर करता हूं कि जो इनिशिएशन हम लोग अब पढ़ेंगे, पहले प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे और देन इसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में तो सभी लोग यहां पर ध्यान दें, दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है।
अब जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन हम लोग डिस्कस करने चलेंगे वो प्रोकैरियोट्स में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम को थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि दोनों के ट्रांसलेशन में मैक्सिमम सिमिलैरिटी है, बस कुछ पॉइंट को लेकर के डिफरेंसेस है। तो अब हम लोग थोड़ा इसको ट्रांसलेशन इनिशिएशन को डिवाइड कर लेंगे प्रोकैरियोटिक, और फिर आगे मैं आपको बताऊंगा जब प्रोकैरियोटिक खत्म कर लेंगे तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन का कांसेप्ट दोनों में सेम है। तो यहां पर ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में स्मॉल और लार्ज सब यूनिट किस तरह से एमआरएनए से बाइंड करती हैं और एक फंक्शनल राइबोसोम असेंबल होगा एमआरएनए पर, उस पूरी प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन इनिशिएशन कहेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझ लें। स्मॉल और लार्ज सब यूनिट दोनों को आकर के असेंबल होना इनिशिएशन कोडॉन पर इतना आसान नहीं है। तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स रिक्वायर्स प्रोटीन फैक्टर्स की जरूरत है, जिनको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्टर्स कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर्स। पहले मैं उन फैक्टर्स के बारे में बता दूं जो ट्रांसलेशन इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसा हम लोगों ने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में पढ़ा था, कई सारे फैक्टर्स आ रहे थे, आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली में हेल्प कर रहे थे। उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है तो राइबोसोम असेंबली के लिए हमें प्रोटीन फैक्टर्स की जरूरत होती है, और वो फैक्टर्स यदि नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन प्रॉपरली या ट्रांसलेशन इनिशिएशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगी। इस वजह से हमें उनकी जरूरत पड़ती है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनके क्या फंक्शन है, पहले ये जानेंगे और देन इसके बाद पूरे इनिशिएशन प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इनिशिएशन का मतलब हो गया असेंबली ऑफ ए फंक्शनल राइबोसोम ऑन इनिशिएशन कोडॉन। एक जो इनिशिएशन कोडॉन है उस पर फंक्शनल राइबोसोम की असेंबली होना ही इनिशिएशन है, और इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए हमें प्रोटीन फैक्टर्स की जरूरत है, जिन्हें हम इनिशिएशन फैक्टर्स नाम देंगे। जानेंगे कितने इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, क्या रोल है उनके, और देन हम लोग इनिशिएशन के प्रोसेस को स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि एमआरएनए के साथ कौन कैसे बाइंड हुआ और कैसे फंक्शनल राइबोसोम असेंबल हुआ। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स इंटरैक्ट विथ जीटीपी इनिशिएटर अमाइनो एसिड टीआरएनए, ठीक है, एमआरएनए एंड द 30th सब यूनिट टू गिव इनिशिएशन, ठीक है, 30th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स टू विच द 50th सब यूनिट देन एड्स टू फॉर्म ए 70th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो कुल मिलाकर के 30th और देन इसके बाद 50th जब जुड़ते हैं तो बनता है 70th राइबोसोम, और इनिशिएशन फैक्टर इन सभी से इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने के बाद ही क्या बनेगा, 70th राइबोसोम एक फंक्शनल राइबोसोम बनेगा। यहां पर इसका मतलब यह है जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स उन सभी कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो 70th एक फंक्शनल राइबोसोम असेंबली के लिए जरूरी है। तो इनिशिएशन फैक्टर्स इंटरैक्ट विद जीटीपी, आपको मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि जब ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन प्रोसेस की में जो एनर्जी खर्च होगी वो इन फॉर्म ऑफ जीटीपी होगी, ना कि एटीपी। तो ट्रांसलेशन में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो ग्वानिन के न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में कंज्यूम होती, तो जीटीपी की जरूरत पड़ती है। इनिशिएटेड टीआरएनए पहले अमाइनो एसिड टीआरएनए जो पहला अमाइनो एसिड लेकर के आते हैं उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, 30th राइबोसोमल सब यूनिट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, 50th के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और देन जाकर के असेंबली होती 50th। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि सभी से इंटरैक्शन करेंगे और देन असेंबली होगी एक फंक्शनल राइबोसोम की। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सॉल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं, जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं वो सॉल्यूबल प्रोटीन्स होती हैं, रिक्वायर्ड फॉर असेंबली ऑफ प्रॉपर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अर्थात 30th जो 70th राइबोसोम है उसकी असेंबली के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे प्रोसेस जो यहां पर लिखा हुआ है इनकी इंपॉर्टेंस आप जान पाएंगे जो प्रोसेस की हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन पहले हम जान लें कि इनिशिएशन फैक्टर्स कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो यहां पर बेसिक आप समझ लें 3 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, 1,
2, 3 अर्थात इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। तो बैक्टीरिया में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन में। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। देखते हैं कौन कौन से इनिशिएशन फैक्टर हैं। पहला है IF1, पहला है IF1 और IF1 का फंक्शन क्या होगा आपको थोड़ा समझना है। जब मैंने आपको राइबोसोम के बारे में पढ़ाया हुआ था तो राइबोसोम में मैंने आपको कुछ साइट्स के बारे में बताया था, जैसे पी साइट, ए साइट के बारे में आपको बताया हुआ था। ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है 30S, ये ए साइट है और ये पी साइट है। ठीक है, तो जब ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है प्रोकैरियोट्स में तो IF1 की हम लोग बात करते हैं। जो IF1 होता है वो ए साइट पर आकर के बाइंड करता है। जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है वो राइबोसोम की ए साइट पर आकर के बाइंड कर जाता है। राइबोसोम की ए साइट पर आके बाइंड करेगा और यहां पर टीआरएनए की जो पहला टीआरएनए आएगा उसकी इमेच्योर बाइंडिंग को रोकेगा। तो प्रिवेंट प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू ए साइट। ए साइट पर टीआरएनए की बाइंडिंग को ये रोकता है, क्योंकि जो पहला टीआरएनए है उसको पी साइट पर असेंबल होना है। पहला टीआरएनए पी साइट पर आकर के असेंबल होता है अमाइनो एसिड के साथ। इस वजह से जो ए साइट है उसे मास्क करना है, ए साइट को छिपा लेना है। तो IF1 सबसे पहले क्या करता है, ए साइट पर बाइंड कर जाता है। ठीक है, और ए साइट को मास्क कर लिया। अब कौन ओपन है, पी साइट। जो IF2 है इसका फंक्शन है पहला टीआरएनए। जो पहला टीआरएनए राइबोसोम पर आएगा और असेंबल होगा पी साइट पर, उसको लाना। ठीक है, तो IF2 फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ F-met टीआरएनए टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट। यहां पर जो टीआरएनए है उसको लेकर के आता है IF2। IF2 इसको लेकर के पी साइट पर असेंबल कराता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं डिलीवर इनिशिएटिंग टीआरएनए टू पी साइट ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर जो पी साइट है उस पर इनिशिएटिंग टीआरएनए को असेंबल करना, ये IF2 का फंक्शन है। अर्थात IF2 स्वागत करके लाता है जो इनिशिएटिंग टीआरएनए है कि चलो पी साइट पर असेंबल होना है। यदि मैं IF3 की बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और पूरी प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। जो IF3 होता है वो लार्ज सब यूनिट, जो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है उसको इसके साथ स्मॉल सब यूनिट के साथ असेंबल होने से रोकता है। क्यों रोकता है, क्योंकि जो शुरुआती स्टेज की प्रोसेसेस हैं पहले वो कंप्लीट हो जाएं, देन लार्ज सब यूनिट की असेंबली हो। इस वजह से जो IF3 है वो बाइंड करता है स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर एसोसिएशन ऑफ 50S अर्थात लार्ज सब यूनिट, इनहेंसेस स्पेसिफिसिटी ऑफ साइट फॉर मेट टीआरएनए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये लार्ज सब यूनिट का प्री मैच्योर बाइंडिंग रोकता है। तो 3 फैक्टर्स हैं IF1, IF2, IF3। मैं एक बार इनको आसानी से व्यवहारिक तरीके से समराइज करता हूं। जो IF1 होता है वो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा और स्पेशली उसकी ए साइट से बाइंड करता है, जिससे प्री मैच्योर जो पहला इनिशिएटिंग टीआरएनए है वो ए साइट पर ना बाइंड हो, क्योंकि पहली बाइंडिंग पी साइट पर होगी। जो IF2 है उसका फंक्शन है जो पहला अमाइनो एसिड टीआरएनए है उसको साइटोसोल से स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की पी साइट पर लाना। अर्थात पहले टीआरएनए को राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पर लाने का काम IF2 करता है और IF3 का काम है लार्ज सब यूनिट को तब तक स्मॉल सब यूनिट से बाइंड होने से रोकना जब तक पहले शुरुआती स्टेजेस की रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए, तब तक उसकी बाइंडिंग को रोकना। ये IF1, IF2 और IF3 है। तो हम लोग इनिशिएशन को डिस्कस कर रहे थे। इनिशिएशन में क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये बाइंडिंग होती है, तो पूरी जो मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन है, असेंबली ऑफ राइबोसोम है, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस में।
ठीक है, तो अभी तो क्लास हम लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है मैं 6 बजे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसी को आगे इनिशिएशन को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे आज 6 बजे शाम को। सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान रखें, आज 6 बजे से हम लोग इसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसलेशन में इनिशिएशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, देन इलॉन्गेशन पढ़ेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। और बहुत ही आसान है, आगे टर्मिनेशन तक की प्रोसेस को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं यदि हम लोगों ने समय से जो है इलॉन्गेशन पढ़ लिया। तो आज शाम 6 बजे इसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, सभी लोगों को ध्यान रखना है।